हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स टैप। हमने वन क्वेश्चन अ डे सीरीज में इंडियन सोसाइटी को पिक किया था एंड दिस इज द लास्ट क्लास फॉर वन क्वेश्चन अ डे सीरीज पर्टिकुलरली फॉर इंडियन सोसाइटी। हमने जो पिछली 4 क्लासेस में क्वेश्चंस डिस्कस किए उनके मैं एरियाज बता देता हूं कहां कहां से हमने क्वेश्चंस पिक किए थे। फर्स्ट क्लास में हमने पिक किया सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो सबसे मुख्य अंग है इंडियन सोसाइटी का, मुख्य फीचर है इंडियन सोसाइटी का, उसको डिस्कस किया। फिर सेकंड लेक्चर में हमने सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया था कि समाज की व्यवस्था है अलग अलग प्रकार की, उसमें से फैमिली सिस्टम एक व्यवस्था है, शादी करना एक व्यवस्था है, एक्सटेंडेड फैमिली किंगशिप एक व्यवस्था है, धर्म एक व्यवस्था है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम, तो वो भी एक समाज की व्यवस्था है। इसके ऊपर हमने 2 सवालों को डिस्कस किया। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इंडियन सोसाइटी में क्योंकि सबसे जो मूल समस्या है वो है पेट्रियार्की के इश्यूज या पेट्रियार्कल माइंडसेट इन द इंडियन सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज का जो माइंडसेट है, उसके कारण विमेन को लेकर इतनी सारी जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, संवैधानिक प्रावधान, ये सब कुछ अरेंजमेंट किए हैं। उसके ऊपर हमने एक सवाल फ्रेम किया। लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके ऊपर एक सवाल फ्रेम किया था और उसका अच्छे से मूल्यांकन किया था। क्यों जरूरत है, क्या पॉलिसी करेगी, क्या कमियां हैं, और किस तरह से राइट टू एजुकेशन के साथ इसको लिंक किया जा सकता है, और अगर इस पॉलिसी में और क्या बेहतर सुधार किए जा सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, नॉट ओनली फ्रॉम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड सिटीजनरी। तो इसके ऊपर भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। आज हमने लास्ट टॉपिक पिक कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी का, राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन। डिफरेंटली एबल पर्सन एक शब्द हमने कॉइन किया है कि वे लोग जो फिजिकली किसी ना किसी फॉर्म की डिफॉर्मिटी को फेस कर रहे हैं, डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके आने वाली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का अभाव आता है और अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है, उसके ऊपर एक सवाल फ्रेम किया। चलो सवाल को देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सारे ही सवाल हमने डिस्कस किए हैं ये 2 जगह पे अवेलेबल है, मैं आपको यहां बता देता हूं। एक हमारी वेबसाइट है civilstaphimachal.com। इस वेबसाइट में हमारे 2 काम होते हैं। एक होता है डेली करंट अफेयर आते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के, मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर की प्रीलिम्स एंड मेंस की, और आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड डेली एमसीक्यू। तो आपने यदि करंट अफेयर पढ़ने हैं तो भी इस वेबसाइट को विजिट करो civilstaphimachal.com। अगर आपको डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं तो भी इसको विजिट करो। एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, दूसरा इसके साथ हम काम कर रहे हैं वेबसाइट पे, क्योंकि आंसर राइटिंग जैसा कि हम बोलते हैं और आजकल आप देख भी रहे हैं कि आंसर राइटिंग पूरे साल का फिनोमिना है। वंस यू आर डन विद योर बेसिक फाउंडेशनल कोर्स, आपने चाहे हमसे, चाहे अन्य अकेडमी से, चाहे स्वयं एक बार अगर तैयारी कर ली है, नाउ इज द टाइम कि आप अपने लेवल को इंक्रीज करो। ये जो तैयारी है ये लेयर वाइज लेयर है। पहले हम बेसिक फाउंडेशन पढ़ते हैं, जैसे आप नर्सरी क्लास में ABCD सीखते हैं, फिर आप उससे लाइन बनाना सीखते हैं, एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो अब आपको सेकंड स्टेज में जाना है, जहां पे आपको आंसर राइटिंग करके ऑर्गेनिक लिंकिंग करनी है, रिवीजन करनी है और अपने ऊपर बस पॉलिशिंग करनी है। इसको बोलते हैं फिलर्स, वॉइड को फिल करने वाली स्टेज है ये। तो इसके ऊपर अब आपको काम करना चाहिए। तो इसीलिए आपको इस पहल में सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग एक साइकोलॉजिकल ब्लॉग होता है, हमारा दिल ही नहीं करेगा आंसर लिखने का, तो हमने उसको किक स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब पे इतने एक्सटेंसिव सेशंस रखे हैं, इतने एग्जॉस्टिव सेशंस रखे हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीकों से आपके साथ आंसर राइटिंग को बस एक धक्का, एक पुश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तहत मैं यहाँ पे आपके साथ आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है वो civilstaphimachal.com के ऊपर रखा हुआ है। वहां पे आपने मेरे से सुन लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है, आप स्वयं अटेम्प्ट करके वहां पे पोस्ट कीजिए। अन्य विद्यार्थी भी करेंगे, एक दूसरे के आंसर से सीखो, फ्लो चार्ट बनाना सीखो। कई विद्यार्थी हमारे मॉडल आंसर से भी अच्छे आंसर लिखते हैं और वो उसके ऊपर कोई ना कोई नया एग्जाम्पल, अपना नया कोई कोड, कुछ ना कुछ नया ऐड कर देते हैं। तो अगर आपने वहां पे जाके 3-4 अलग अलग आंसर से एक नया आंसर बना लिया तो आपका आंसर बेहतर होगा। जिस विद्यार्थी ने आंसर पोस्ट किया उसने अन्य विद्यार्थियों से भी सीखा है, हमारे मॉडल आंसर ऑलरेडी रखे हुए। तो ये पीयर टू पीयर लर्निंग को हम इनकलकेट करना चाहते हैं और प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। थर्ड स्टेज हमारी वेबसाइट में, पहले हमने करंट अफेयर दिए, अब आंसर राइटिंग दे रहे हैं। थर्ड स्टेज जनवरी ऑनवर्ड हम इसमें बहुत सारा क्वालिटी ड्रिवन फोल्डर मटेरियल डालेंगे।
क्वालिटी ड्रिवन फॉडर मटेरियल का मतलब है, जैसे लेट सपोज कल्चर का एग्जांपल ले, कल्चर में बहुत सारी चीजें, अगर आपको कोई पूछे कि भाई कल्चर कहाँ से पढ़ो, आप बोलते हैं जी नितिन सिंघानिया पढ़ लें, बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी भी चाहिए। लेकिन क्या हिमाचल में जितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्या इतनी मोटी नितिन सिंघानिया पढ़ना बिल्कुल ठीक है? या हम देखते हैं कि जितना हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है टाइम की, उसके करॉस्पॉन्डिंग उतनी इन्वेस्टमेंट देना जरूरी भी है? पैसे को लेके महंगी किताब है, या दूसरा है कि उतना टाइम देने की आवश्यकता है? तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फोल्डर मटेरियल जनरली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में या महंगी किताबों के अंदर है, उसमें और एनरिच करके क्वालिटी वाइज उस मटेरियल को आपके लिए फ्री में हम वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल करवाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम कई सारे एस्पेक्ट में आपको उन लोगों को, देखो जो वेबसाइट के द्वारा सपोर्ट है, जो यूट्यूब के द्वारा ये सपोर्ट है, ये नए विद्यार्थियों के लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जिसने अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करना है वो किसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में, चैनलाइज्ड वे में अपनी तैयारी को स्टार्ट करे, चाहे हमारे पास या किसी एकेडमी में जाके। वो इसलिए मैं प्रमोट कर रहा हूं ताकि आप ड्रिफ्ट ना हो तैयारी करते हुए। जिन विद्यार्थियों ने 2-2 3-3 साल से स्वयं तैयारी करी है, आप उनसे ओपिनियन जरूर लीजिए कि इस तैयारी में इधर उधर बहने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या एक इंस्टीट्यूशन या एक एकेडमी आपको चैनलाइज कर देती है। दूसरा, वहां पे और लोगों से भी इंटरेक्ट करोगे और विद्यार्थियों टीचर से इंटरेक्ट करोगे, आप फोकस्ड रहोगे। जो हमारे ये इनिशिएटिव यूट्यूब के ऊपर चलते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने तैयारी कर ली है, क्योंकि अब उनको पता है तैयारी में फाउंडेशन तैयार हो गई है, अब वो पॉलिशिंग कर रहे हैं। तो हमारे जितने इनिशिएटिव हैं, चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन के डिस्कशन है, चाहे करंट अफेयर एमसीक्यू रिवीजन है, चाहे मेंस आंसर राइटिंग है, ये पॉलिश्ड विद्यार्थी के लिए है, उनके लिए नहीं है जिन्होंने तैयारी शुरू करनी है। वे इसके थ्रू तैयारी करने की गलती ना करें, ठीक है? तो हर हमारे अलग अलग इनिशिएटिव अलग अलग विद्यार्थी मीन्स कि कौन किस लेवल की तैयारी पे बैठा है, उसके लिए है ये प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो इसीलिए इनको बेस ना माने और इसके ऊपर ही तैयारी करना स्टार्ट ना करें। ऑलराइट, चलिए क्विकली इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन? तो हम सबसे पहले, जैसा मैं क्वेश्चन को डिकोड करता हूं, सिंपल सवाल है, कोई डायरेक्टिव नहीं है, सिंपल व्हाट डायरेक्टिव है। तो हमने बताना है कि सरकार ने डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं ताकि उनके लिए सोशल जस्टिस, देखिए शब्द देखिए, सोशल जस्टिस हो पाए। इस शब्द को हमेशा याद रखना, सोशल जस्टिस। GS2 में भी इसके ऊपर कई सारे एरियाज हमें डिफाइंड है। तो हम बोलेंगे, जब हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे क्वेश्चन को, हम बोलेंगे सबसे पहले आप ये सोचो कि सरकार इनिशिएटिव भी क्यों बना रही। कल जैसे मैंने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने की आवश्यकता भी क्यों पड़ी, या उससे पहले हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट लेट्स सपोज डाउन ट्रॉडन जो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट हैं, उनके लिए भी पॉलिसी क्यों बनाए। तो सारी पॉलिसी का सबसे पहला एक वर्ड याद रखो, आप कभी भी आंसर राइटिंग करोगे, मेंस में आंसर लिखोगे, एक शब्द का ध्यान रखना है, वो है सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ने अपने प्रियम्बल में, संविधान में हमने प्रियम्बल में सामाजिक न्याय की व्यवस्था के बारे में लिखा है कि वे लोग जिनको अदरवाइज गवर्नमेंट सर्व नहीं कर पाती थी, कौन लोग, जो पिछड़ गए हैं, जो वीक हैं समाज में, जो कमजोर वर्ग है, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। महिलाएं कमजोर वर्ग है, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट कमजोर वर्ग है, या वे लोग कमजोर वर्ग हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इनके ऊपर कभी भी कोई काम ही नहीं करता था। अब हिंदुस्तान में इन पे काम करना क्यों जरूरी है? 2 कारण है। एक तो इनकी संख्या 2.68 करोड़ है, ये बहुत बड़ी जनसंख्या है, इस जनसंख्या के तो देश होते हैं। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या अगर डिसेबिलिटी से पीड़ित है और आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, तो उनके लिए ये जो लोकतंत्र है या ये जो सरकारें हैं, ये किसी काम की नहीं है उनके लिए, ठीक है? उनको तो न्याय मिला ही नहीं, तो उनको भी तो सर्व करना है, हमने अपने प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है? तो सोशल जस्टिस इन लोगों को देना है, मात्रा बहुत अधिक है, तो गवर्नमेंट इनको सर्व करने के लिए, इनके जीवन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमने लिखा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे हम इस कंट्री में जब ब्रिटिश चले जाएंगे, तो ये संविधान में लिखी हुई बातें हैं, ये हमारे DPSP हैं, ठीक है? तो इसलिए इनके लिए हम स्कीम बनाते हैं। सिंपल बात कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है 2.68 करोड़ की, इन लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, तो हमने सामाजिक न्याय करने का जो प्रण लिया है उसको पूरा करेंगे। इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद क्या, अब आप लिखो कि गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी इनिशिएटिव लेने हैं, ये प्रेरोगेटिव स्टेट गवर्नमेंट का है।
फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ब्रॉड गाइडलाइंस तो तय करती ही है। हमने संवैधानिक लेवल पे, अब आप देखिए ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए हर साल तो नहीं, एटलीस्ट ऑल्टरनेट ईयर कोई ना कोई सीट रिजर्व की जाती है ताकि उनको भी नौकरी का अधिकार मिले, उनको एक कुशन दे। तो हमने आर्टिकल 16 के तहत उनको ये कुशन देने की कोशिश करी है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की कोशिश करी है। तो गवर्नमेंट ने संवैधानिक प्रावधान तो किए हैं। इसके अलावा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम है डिसेबिलिटीज के लिए, उसके लिए हमने शेल्टर होम बनाने की बात करी है, उनके लिए एक विद्यालय बनाने की बात की है जो डिफरेंट विद्यालय हैं ताकि उनकी डिमांड को केटर किया जा सके। तो इस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो बहुत सारे लेती है। अभी आपको मैं एक प्रैक्टिकल इनिशिएटिव बताता हूं। आप एटीएम यूज करते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, लेट सपोज वो विजुअली चैलेंज्ड है, वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकता, वो कैसे पैसा निकाले एटीएम मशीन से? तो उसके लिए प्रावधान किया गया है कि वो सुन के, ठीक है, वहां पे अगर आप देखोगे एक लीड का ऑप्शन होता है कि वो हेडफोन लगा के सुन के भी ऑपरेट कर सकता है मशीन को, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लोगों को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग अरेंजमेंट किए हैं। अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो मेट्रो में आप देखेंगे ना, जो कौन सा स्टेशन कहाँ है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे कि दाएं तरफ खुलेंगे, अनाउंसमेंट क्यों होती है? कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उस तक भी तो उसके लिए भी तो मेट्रो काम की होनी चाहिए। अगर आप देखोगे मेट्रो व्हील चेयर फ्रेंडली बना दी गई है। हमारे जितने भी नए स्कूल और कॉलेज गवर्नमेंट बना रही है वहां पे रैंप्स बना रही है सीढ़ियों की जगह, ताकि अगर कोई व्हील चेयर पे भी आना चाहे तो वो एक्सेस कर पाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, कि ये लोग गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, या आप बोलो कि मैं आपके लिए स्कूल खोल रहा हूं और आप फ्री में आके पढ़ो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, लेकिन आपके स्कूल में वो व्यवस्था ही नहीं है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी लेट सपोज कि वो चल नहीं सकता तो वो व्हील चेयर पे आपके स्कूल को एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो एक्सेसिबिलिटी का इशू आ गया उसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है उसमें एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम कर रही है, कि अगर आप देखोगे नए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब में रैंप का प्रोविजन क्यों किया गया है कि जो पैदल नहीं चल सकता एटलीस्ट वो व्हील चेयर के द्वारा इन चीजों को एक्सेस कर पाए। तो एक ना मैंने एक कहीं बहुत अच्छी बात सुनी थी, एक व्यक्ति कह रहा है कि वी आर नॉट डिसेबल्ड, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिसेबल। तो बहुत अच्छी बात है कि आप एज अ गवर्नमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो कि हर व्यक्ति को समाज में न्याय मिले, मींस हर व्यक्ति उसको एक्सेस कर पाए। तो मैंने जैसे मेट्रो स्टेशन का आपको एक मेट्रो का एग्जांपल दिया कि वहां अनाउंसमेंट आप देखो कि अनाउंसमेंट हो रही है जो देख नहीं पा रहा, अब एक व्यक्ति है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता लेकिन देख सकता है, तो उसके लिए स्क्रीन, अब अनाउंसमेंट तो बोलने वाली हुई, उसको सुनाई नहीं दी बेचारे को कि कौन सा स्टेशन आना है, राजीव चौक कहाँ उतरेगा या कनॉट प्लेस कहाँ उतरेगा। तो आप देखोगे स्क्रीन पे लगातार कोई ना कोई चीजें चलती रहती कि कौन सा स्टेशन आ गया। अगर आप चंडीगढ़ में बसेस को देखोगे तो उनमें भी अब जो नई बसेस आए, लो फ्लोर बसेस इसलिए आई है जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी उनको व्हील चेयर के द्वारा एक्सेस कर सके। तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसलिए हम अपने इंट्रोडक्शन में इसी प्रकार की बातें करेंगे। फिर हमने संवैधानिक बताया कि हमने पूछा ना गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, मैंने बताया कि संविधान में आर्टिकल 16 के तहत हमने उनको कुछ रिजर्वेशन देने की कोशिश करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च करी है, लेकिन जो मेन स्कीम है वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहती है कि उनको व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, विजुअली इंपेयर्ड के लिए कुछ करना है, और किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के लिए शेल्टर होम बनाने हैं अलग से। जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में एक स्कूल है जो ब्लाइंड लोगों के लिए ही है, वहां ब्लाइंड लोगों को फिर उस तरीके से लाइफ को जीना सिखाया जाएगा, उनको बेसिक स्किल बताई जाएगी कि अगर आप किसी चीज को देखे बिना किस तरह से अप्रोच और एक्सेस कर पाओ। तो ऐसे ही पहले अगर डीडी न्यूज अगर आप देखोगे तो डेफ लोगों के लिए है ना, डेफ लोगों के लिए एक अलग से न्यूज आती थी जिसमें साइन लैंग्वेजेस के द्वारा पूरे देश की न्यूज बताई जाती थी। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि कोई भी, इसी को तो बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। इस चीज को याद रखो कि हमने इंक्लूसिवनेस की बात करी है, पार्टिसिपेशन की बात करी है कि हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोसेस से कोई भी छूट ना जाए, तो हर जगह से हर तरह के लोगों को पकड़ने का एक प्रयास है। तो आप जब इसके इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, मैंने बताया कि आप लिखोगे कि जनसंख्या इनकी ज्यादा है, 2.68 करोड़ लोग हैं, और इन लोगों को हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते, सोशल जस्टिस करना है। दूसरी बात, फिर आप लिखोगे कि इनके लिए स्कीम क्यों बना रही है, एक छोटे से पैराग्राफ 2 या 3 लाइन में लिखो कि किस प्रकार की समस्याएं फेस कर रहे हैं ये लोग। समस्या एजुकेशन को देखो, अब इनकी एक डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से ये पढ़ नहीं पा रहे,
अब क्योंकि ये पढ़ नहीं पा रहे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो मीन्स ये गरीब हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो मीन्स दे विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी। तो गवर्नमेंट इनके लिए अलग से चाहे जॉब क्रिएट करे, चाहे इनके पढ़ाई लिखाई के प्रावधान क्रिएट करे, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात कि ये एक्सेस नहीं कर सकते हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो एक्सेसिबिलिटी के इनके मुद्दे हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे इनकी कुछ समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करना आवश्यक है। फिर एड्रेस कैसे कर रही है? संवैधानिक ढंग से। दूसरा हम बोलेंगे मेजॉरिटी जो फोकस, मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए प्रावधान अलग अलग करती है। आपने पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हिमाचल के लेवल पे देख लो कि गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किए, मॉडल आंसर में लिखा हुआ है। तो अब हिमाचल के लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया है, उस डिपार्टमेंट के तहत गवर्नमेंट इनको सर्व करती है। ये आपको पता होना चाहिए। कंक्लूजन वाला पार्ट, कंक्लूजन में आप लिखिए, देखो मैंने हर कंक्लूजन मैंने सेम बताया है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका ना सेंट्रल थीम होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की नहीं होती, आपकी भी है, मेरी भी है। हम सब मिलकर सिविल सोसाइटी बना सकते हैं। सिविल सोसाइटी मीडिया को भी बोला जाता है, सिविल सोसाइटी एनजीओ को भी बोला जाता है। तो हम सिविल सोसाइटी बना के इन लोगों को सर्व कर सकते हैं। आप हर जगह, चाहे विमेन के मुद्दे हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हो, चाहे ट्राइबल के मुद्दे हो, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के मुद्दे हो, आप बोलो कि सिविल सोसाइटी बना के हमें सर्व करने का प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो आप बोलो कि गवर्नमेंट के साथ हम भी हाथ बटाएंगे। हमें इनके मुद्दों के बारे में एजुकेशन एंड अवेयरनेस के द्वारा, दो वर्ड में हर आंसर में बता रहा हूं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन के द्वारा इन लोगों के मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए, सेंसिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक सर्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है। तो इस तरह से कंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, तो आज लास्ट क्लास थी हमारे इंडियन सोसाइटी की, हमने 5 आंसर डिस्कस किए हैं इन टोटलिटी। आप अपने लेक्चर के साथ, जो लोग एनरोल्ड हैं, लेक्चर के साथ इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखिए, आंसर राइटिंग को किक स्टार्ट कीजिए। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।